लोगों को ना के बराबर खाना दिया जाता था। खाना इतना कम था कि वहाँ पे अगर किसी को कीड़े या फिर चूहे मिलते थे तो लोग उनको भी खा लेते थे अपना पेट भरने के लिए। डिसेबल्ड लोगों के लिए वहाँ पे एक अलग जोन था, द ज़ोंबी जोन। ये 120 लोगों के ग्रुप में सिर्फ 30 टूथब्रश दिए जाते थे, तो उन लोगों को आपस में ग्रुप बना के उस एक एक टूथब्रश को शेयर करना पड़ता था। हे गाइस, डेविक ऑन दिस साइड। क्या तुम्हें ऑनलाइन शोज या फिर वेब सीरीज देखना पसंद है? अगर तुम्हें पसंद है तो तुमने स्क्विड गेम तो ज़रूर देखी होगी। जब भी हम कोई शो या मूवी देखते हैं तो उसके अराउंड ऐसे थॉट्स आना कि क्या ऐसा इन रियल लाइफ पॉसिबल है, एंड क्या हो जब तुम्हें पता चले ऐसा सिर्फ इन रियल लाइफ पॉसिबल ही नहीं, ऐसा इन रियल लाइफ हो भी चुका है। क्या हो जब तुम्हें पता चले साउथ कोरिया एक ऐसा इंसिडेंट हाइड करके बैठा हुआ है जो ऑलमोस्ट एक रियल लाइफ स्क्विड गेम से भी ज़्यादा बदतर है। 1982 एक 12 साल का लड़का चंग घर से निकला तो सही लेकिन कभी लौटा नहीं। उस दिन चंग अपने एक नेबर के साथ पास ही की सिटी घूमने निकला था। वो वहाँ काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा था एंड उसका अभी तक का दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा जा रहा था। आर्केड रूम से गेम खेल के चंग निकला ही था कि उसके नेबर ने 2 मिनट के लिए उसको अकेला छोड़ा। उसी 2 मिनट के दौरान 2 पुलिस वाले चंग के पास आके उसे कहते हैं कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। ये सब सवाल पूछने के बाद वो चंग को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते, ये बोल के कि हम तुम्हें घर पहुँचाएंगे। लेकिन चंग को नहीं पता था कि पुलिस वालों पे भरोसा करके उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। इस इंसिडेंट के बाद काफ़ी सारे बच्चे ऐसे ही गायब होने लगते हैं। 1983 इन्हीं में से एक लड़की ली जो सिर्फ 7 साल की थी जब ये सब हुआ। ली और उसके छोटे भाई को पुलिस वाले स्टेशन लेके आते हैं, यही सब वादे करके कि हम तुम्हें घर पहुंचाएंगे जो उन्होंने चंग के साथ करे थे। लेकिन जैसे ही ली और उसका छोटा भाई स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो उनके सामने एक सफ़ेद रंग की वैन खड़ी हुई उनका इंतज़ार कर रही थी। इसके बाद ली और उसके भाई को ज़बरदस्ती वैन में बिठाया जाता है एंड जब वो वैन में बैठते हैं तो उनको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि वो इस वैन में अकेले नहीं थे। वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे, बूढ़े, जवान, हर एज ग्रुप का इंसान बैठा हुआ था एंड जहाँ वो वैन जाके रुकती है वो जगह नर्क से कम तो नहीं थी। जस्ट इमेजिन एज अ किड तुम अभी अपने स्कूल से निकले हो और अभी अपनी वैन में बैठे हो और घर जाके तुम अपने परिवार के साथ गर्मा गर्म खाना खाओगे या फिर खेल कूद करोगे एंड तुम्हारी वैन सीधा जाके किसी अजीब सी जेल जैसी बिल्डिंग में रुकती है जहाँ पे तुम्हें सिर्फ 2 या 3 घंटे नहीं गुजारने थे, तुम्हें वहाँ पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। जब वो छोटे बच्चे वहाँ का माहौल देख के डर के रोने लगे तो वहाँ पे जो गार्ड्स खड़े हुए थे उन्होंने उन छोटे छोटे बच्चों को बहुत बुरे तरीके से पीटना शुरू कर दिया एंड अब यही टॉर्चर उन बच्चों को अपनी पूरी ज़िंदगी झेलना था। दिस साउंड्स लाइक अ नाइटमेयर। इस बिल्डिंग के अंदर काफ़ी लंबे लंबे स्टील गेट्स लगे हुए थे जिनको सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता था, जिनका लॉक एक्सेस सिर्फ बाहर से ही था एंड अंदर से दे वर जस्ट लाइक स्टील वॉल्स। इस बिल्डिंग के अंदर काफ़ी लंबे लंबे कमरे थे जिनमें 80 से 100 बेड्स की रो बना रखी थी। एक ही रो में 80-80, 100-100 बेड्स लगा रखे थे। मतलब एक कमरे के अंदर 80 से 100 लोगों को एक साथ रहना था। 80 से 100 लोगों को एक साथ एक कमरे के अंदर रहना था। जस्ट इमेजिन। एंड मोस्ट शॉकिंगली जो भी लोग इस कैंप के अंदर थे उन सबको एक ब्लू ड्रेस दे रखी थी जिस पे वाइट कलर की स्ट्रिप्स बनी हुई थी एंड उस पे नंबर्स मेंशन थे। उन सबको फोर्स करा गया अपने हेड्स को शेव करने के लिए एंड उन सब से उनकी आइडेंटिटी ले ली गई और उनको एक एक नंबर असाइन कर दिया गया। उनके नाम की जगह उनको नंबर्स दे दिए गए। ये सब होने के बाद उन सबको सोने के लिए भेज दिया जाता है जिसके अगले दिन सुबह 5 बजे अलार्म बजता है और उन सभी को लाइन लगा के बाहर जाना होता है। जितने भी लोग नए आए थे इंक्लूडिंग चंग एंड ली, वो लोग जब बाहर जाते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हीं की तरह वहाँ पे हज़ारों लोग वही सेम ब्लू यूनिफॉर्म में खड़े हुए थे एंड हर किसी को एक यूनिक नंबर असाइन था। क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है, किसी को कुछ नहीं बताया जा रहा था। सब लोग एक दूसरे को देख के काम कर रहे थे एंड जो नहीं कर रहा था उसको बहुत बुरे तरीके से पीटा जा रहा था। एक काफ़ी ग्रोस चीज़ जो उस कैंप में उन लोगों के साथ की जाती थी कि 120 लोगों के ग्रुप में सिर्फ 30 टूथब्रश दिए जाते थे, तो उन लोगों को आपस में ग्रुप बना के उस एक एक टूथब्रश को शेयर करना पड़ता था। 30-40 लोगों का एक ग्रुप बनाते थे वो और उसी ग्रुप में एक टूथब्रश को वो यूज़ करते थे एंड काफ़ी लोग तो टूथब्रश ही यूज़ नहीं करते थे इस चक्कर में, जिस वजह से उन लोगों की डेंटल हेल्थ की तो माँ बहन हो रखी थी। एंड इसी के साथ एक और दुर्व्यवहार जो उन लोगों के साथ होता था वो था कि उनको एक ही ब्लू जोड़ा पूरे साल चलाना होता था।
एक ही ब्लू जोड़ा जो ब्लू यूनिफॉर्म उनको दे रखी थी वो उनको पूरे साल चलानी होती थी, एंड उसके बाद भी कुछ गारंटी नहीं थी कि अगले साल उनको एक नया जोड़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि अगले साल तक यही गारंटी नहीं थी कि वो इंसान जिंदा होगा या नहीं। वहाँ पे जितने भी लोगों को लेके आया जाता था उनको अलग अलग फील्ड्स में मजदूरी असाइन होती थी। किसी को बार्बर बना दिया जाता था, किसी को स्वीपर बना दिया जाता था, या फिर किसी से खुदाई करवाई जाती थी। एंड जो भी प्रोडक्शन क्वांटिटी को रीच नहीं कर पाता था उसको बहुत बुरे तरीके से फिर से पीटा जाता था। अलग अलग पनिशमेंट्स दी जाती थी। एंड जिस लड़के चंग के बारे में हमने शुरू में बात करी थी, जिसको पुलिस वालों ने इस कैंप में भेजा था, उसने बाद में जाके बताया कि उसकी पूरी बॉडी ऑलमोस्ट हर टाइम खून से भरी रहती थी, क्योंकि उसको बहुत बुरे तरीके से पीटा जाता था। एंड ये सब डेली बेसिस पे होता था। उन लोगों को ना के बराबर खाना दिया जाता था। खाना इतना कम था कि वहाँ पे अगर किसी को कीड़े या फिर चूहे मिलते थे तो लोग उनको भी खा लेते थे अपना पेट भरने के लिए एंड सरवाइव करने के लिए। वहाँ पे एक फीमेल सेक्शन भी था जिसका हाल लड़कों के सेक्शन से भी बहुत ज़्यादा बदतर था, क्योंकि वहाँ पे डेली बेसिस पे असॉल्ट्स होते थे। एंड जब कोई विमेन इस वजह से प्रेग्नेंट हो जाती थी तो डॉक्टर्स आके उन्हें अननोन सब्सटेंसेस से इंजेक्ट करते थे, जिसकी वजह से थोड़े ही दिन में उनका एबॉर्शन हो जाता था। इसी वजह से वीकनेस से कई सारी लड़कियां मर भी जाती थी। एंड ये असॉल्ट सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होते थे बल्कि लड़कों के साथ भी होते थे। बट ये जगह क्या थी एंड क्यों कोई इन लोगों को बचाने की कोशिश नहीं करता था, एंड क्यों गवर्नमेंट इस चीज़ पे कोई एक्शन नहीं लेती थी? इस चीज़ के पीछे साफ सीधा सा रिप्लाई ये है क्योंकि ये खुद एक गवर्नमेंट प्रोग्राम था, ब्रदर्स वेलफेयर, जहाँ पे ऐसे लोगों को लाया जाता था जो मजबूर हों, जिनकी खुद की फैमिलीज ना हो, या फिर ऐसे लोग जो कि डिसेबल्ड हों। प्रोग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे लोगों को एक नई ज़िंदगी दी जाती, उनको जॉब्स प्रोवाइड की जाती, उनको अच्छी एजुकेशन मिलती, चर्च बनाए जाते एंड उनकी न्यूट्रिशियस नीड्स को पूरा करा जाता। इसकी एक एडवर्टाइजमेंट भी लॉन्च होती है जिसमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे लाके लोगों को एक दूसरी ज़िंदगी मिलेगी। बट जो लोग वहाँ पे गए इन रियल, उनके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन्होंने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। बट अगर ये कैंप ऐसे लोगों के लिए बना था जो मजबूर हों, तो यहाँ पे चंग और ली को किडनैप करके लाने का क्या मतलब बनता था? क्योंकि 70% लोग जो इस कैंप में थे उनको फोर्सफुली ही यहाँ पे लेके आया गया था। चोए नाम का एक 14 साल का लड़का जब इस कैंप से सालों साल बाद जाके बाहर निकलता है तो वो बताता है कि एक गार्ड ने उसे सब लोगों के सामने असॉल्ट करा था। एंड इन्हीं सब हरकतों की वजह से लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते थे, पर ना ही वो कैंप से बाहर भाग पाते थे और ना ही वो कैंप में कभी वापस आ पाते थे, क्योंकि भागने की पनिशमेंट थी डेथ। जस्ट इमेजिन लोगों की मेंटल हेल्थ का क्या हाल होगा वहाँ पे, जब लोगों को पता होता था कि भागने की पनिशमेंट डेथ है और लोग भाग के मरना पसंद करते थे इंस्टेड ऑफ उस कैंप के अंदर रहने की जगह। लेकिन उन लोगों के साथ क्या होता था जो डिसेबल्ड होते थे? डिसेबल्ड लोगों के लिए वहाँ पे एक अलग जोन था, द ज़ोंबी जोन। हमेशा ही उन लोगों को ड्रग्स दे के रखे जाते थे एंड वो लोग ज़ोंबी काइंड ऑफ स्टेट में रहते थे। चंग जो कि 2 साल से वहीं पे रह रहा था और अब 14 साल का हो गया था, उसको अचानक से वहाँ पे एक दिन काफ़ी फेमिलियर सा चेहरा दिखता है एंड वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि उसके खुद के फादर का था। उसको वहाँ पे अपने पापा दिखे। चंग के मिसिंग जाने के बाद से उसके फादर काफ़ी ज़्यादा एल्कोहलिक हो गए थे एंड वो डेली पुलिस स्टेशन में जाके भीख मांगते थे कि उनको उनके बेटे के पास ले जाया जाए, उनको उनका बेटा ढूंढ के दिया जाए। पुलिस से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर एक दिन ड्रंक कंडीशन में उसके फादर ने वहाँ जाके तमाशा कर दिया, जिसके बाद पुलिस वालों ने उनको ये बोल के उस कैंप में शिफ्ट कर दिया कि ये तो पागल है और अनफिट है सोसाइटी के लिए। चंग ने बताया कि अपने फादर को 2 साल बाद देखने के बाद भी उसके मन में खुशी या फिर एक्साइटमेंट नहीं थी, बल्कि उसको एम्बैरेसमेंट एंड शेमफुल फील हो रहा था। अपने फादर से चेहरा छुपाने के बाद भी चंग के फादर ने उसको आगे ढूंढ लिया एंड ढूंढने के बाद जिस बच्चे के लिए वो इतने समय से पागल हो रहे थे उसको मिलने के लिए, उसी बच्चे से मिलने के बाद उनके इमोशंस बाहर नहीं निकले बल्कि उनकी जेब से एक खराब राइस बोल बाहर निकला जो उन्होंने महीनों से बचा के रखा हुआ था चंग के लिए, कि जब वो चंग को मिलेंगे वो उसको दे देंगे ताकि उनका बच्चा भूखा ना रहे। इसलिए वो खुद भूखे रहे इतने समय तक ताकि वो अपने बच्चे को वो राइस बोल दे सकें, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, सड़ चुका था।
जस्ट इमेजिन, इतना ज़्यादा उनके इमोशंस नम हो गए थे वहाँ रह के। इतना ज़्यादा बुरा करने के बाद भी इस जगह को और इसके ओनर को एक रिलीजियस इंसान की तरह पोर्ट्रे करा जाता था। बेसिकली रिलीजन का नाम लेके कैंप के लोगों को ब्रेन वॉश करा जाता था ताकि उनके लिए ये सारे टॉर्चर नॉर्मल हो जाएं। एंड काफ़ी लोगों के लिए तो ये टॉर्चर नॉर्मल हो भी गए थे, क्योंकि यही सब उनकी डेली लाइफ और डेली स्केड्यूल में था। डेली वहाँ मार पिटाई होती थी, डेली वहाँ होते थे, डेली वहाँ उनको कीड़े खाने पड़ते थे अपना पेट भरने के लिए। दिसंबर 1986, किम नाम का एक आदमी उन्हीं कैंप के अराउंड हंटिंग करने का डिसाइड करता है। जब वो अपने को-वर्कर्स के साथ वहाँ पे हंटिंग कर रहा था तो उसको कुछ लोग चेन से बंधे हुए दिखते हैं, जिनको कुछ गार्ड्स बहुत बुरे तरीके से रोड्स से मार रहे थे। जिसके बाद किम वहाँ से निकल रहा होता है और वो देखते हैं कि कुछ लोगों को यहाँ पे जानवरों के पिंजरों में बंद करके रखा हुआ है। जिसके बाद वो इस पूरी जगह को इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड करता है। जब वो यहाँ के हेड लीडर के पास जाता है तो उसको उसकी टेबल पे $2 मिलियन इन कैश ऐसे ही पड़े हुए मिलते हैं। जब उधर के हेड लीडर मार्क को इंटरव्यू के लिए बोला जाता है तो वो कोऑपरेट करने के लिए साफ मना कर देता है। वो कहता है आई कांट बी इन्वेस्टिगेटेड। एंड उसके इस एरोगेंस के पीछे एक काफ़ी वैलिड रीज़न भी था, क्योंकि उसको उस काम के लिए इलेक्ट करने वाला और कोई नहीं बल्कि उस समय का साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट था। मार्क जो भी कर रहा था वो कम्प्लीटली लीगल था, क्योंकि या तो वो ऊपर से आए हुए ऑर्डर्स थे या फिर तैयारी थी होने वाले 1981 ओलंपिक्स की, जो कि साउथ कोरिया में होना था। ओलंपिक्स की वजह से ही साउथ कोरिया से ट्रैश को रिमूव करा जा रहा था। एंड ट्रैश से उन लोगों का मतलब था होमलेस लोग या फिर ऑर्फन्स। लेकिन अगर यही रीज़न था लोगों को कैंप्स में शिफ्ट करने का, तो रैंडम लोगों को पुलिस उठा के कैंप्स में क्यों भेज रही थी? क्योंकि पुलिस को हर एक इंसान को कैंप में भेजने के लिए इंसेंटिव एंड पॉइंट्स मिल रहे थे। पॉइंट्स कलेक्ट करने से बेसिकली उनको प्रमोशन मिलता। एंड इसी लालच में आके पुलिस ने रैंडम लोगों को उठा के कैंप्स में शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। इमेजिन, जिस पुलिस को सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो आपके साथ कुछ भी गलत होने पे, वही पुलिस आपके किसी अपने की किडनैपर बन जाए। 1987 में ये न्यूज़ लीक होने के बाद इन कैंप्स को बंद कर दिया गया, लेकिन गवर्नमेंट प्रोग्राम होने की वजह से इसकी सिर्फ लोकेशन और नाम चेंज करके इसको कंटिन्यू करा गया। इसी शिफ्टिंग के दौरान चंग के फादर की डेथ हो गई थी। एंड चंग को इसके पीछे का रीज़न तो नहीं बताया गया, लेकिन जो भी वहाँ के हाल थे उसको देख के इस चीज़ को गेस करना काफ़ी इजी था कि उनकी डेथ या तो टेरिबल एब्यूज़ या फिर बीमार होने की वजह से हुई होगी। 12 साल बाद फाइनली जाके ये सारे कैंप्स बंद हो जाते हैं। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि इसके बाद भी उन कैंप्स को बंद करने के बजाय लोकेशन और नाम को दोबारा से चेंज करके इन कैंप्स को कंटिन्यू करा गया। एंड देयर आर चांसेस कि अभी भी ये कैंप्स एग्जिस्ट करते हो। तभी तो जब भी कोई बड़ा इवेंट किसी कंट्री में होता है तो अचानक से काफ़ी सारे होमलेस लोग सड़कों से गायब हो जाते हैं। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कर देना यार। सब्सक्राइब करके घंटे पे लटक जाना ताकि कोई वीडियो डालूं तो अगली बार तुम्हारे मुंह पे आके बजे। अब मैं निकलता हूँ क्योंकि मेरे पेपर चल रहे हैं, लेकिन निकल तो बदमाश मस्ती करने रहा है। पेपर में पढ़ के जाऊँगा तो भगवान पे भरोसा कैसे कर पाऊँगा। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर तुम्हें ऐसी कोई ओमनी वैन वगैरह दिखे तो बेटे वहाँ से कट लेना, कहीं पता चले तुम्हारा भी किसी कैंप में एडमिशन हो जाए। Until then,